नमस्कार, मैं अमृत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो अहम फैसले दिए हैं जिन पे गौर करना काफ़ी ज़रूरी है। पहला मामला दिल्ली सरकार से जुड़ा है और दूसरा महाराष्ट्र के शिंदे गुट से। इन दोनों पे हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों के साथ, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले में शिंदे गुट को लेकर के क्या कहा है। शिंदे गुट को जहां एक तरफ फटकार मिली है, उनको एक राहत ज़रूर मिली है कि उनकी सरकार अब जाने वाली नहीं है, शिंदे गुट सरकार में बना रहेगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसमें कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि अगर शिवसेना के जो उद्धव गुट के हैं, उद्धव ठाकरे, बतौर सीएम उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता तो वो इस पे कोई फैसला दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने चूंकि इस्तीफा दे दिया, लिहाजा उसके बाद उसका सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं है कि इस पे वो फैसला दे। साथ ही साथ उसने यह भी कहा, कोर्ट ने गौर करने वाली बात है कि यह जो पूरा मामला था विधायकों के असंतोष का था और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो भूमिका रही है राज्यपाल की वो कटघरे में रही है। दूसरी तरफ देखें तो जो दिल्ली की जो बात है, दिल्ली में एक तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। इनकी मांग थी कि जितने भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला है उसमें राज्यपाल बेमतलब का, जो उपराज्यपाल है माफ़ कीजिएगा, वो बेमतलब के दखल दे रहे हैं। इससे उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए, चूँकि दिल्ली जो है एक, अगर देखा जाए सरकार तो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी है, उसके पास विधानसभा भी है, लिहाजा जो उसका एक स्वरूप है वो बाकी जो यूनियन टेरिटरी है उससे जुदा है। और इसको लेकर के ज़रूरी है कि दिल्ली सरकार जो सर्विसेज हैं दिल्ली सरकार के तहत वो उसी के हिस्से में आने चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी खालिद रज़ा खान जी हैं। खालिद साहब, अभी हम बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की लेकर के, क्योंकि ये फैसला इसलिए भी काफ़ी अहम था। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बात को टच किया है, और दूसरी तरफ लेकिन देखा जाए तो शिंदे गुट अपनी स्थिति पे वैसे ही काबिज़ है। कुल मिला के अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ चलें और ये देखें कि ये शिंदे गुट के जो उस समय जो चक्रव्यूह रचने वाले लोग थे, उनको पहले से इस तरह से पता था कि हाँ, ये अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो कहाँ कहाँ सेफगार्ड रखा जा सकता है, उसका पूरा ख्याल रखा गया। और कोर्ट आकर के वहीं पे बेबस भी दिखाई दिया जहाँ से वो अपने फैसले नहीं ले सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो फैसला आया है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। और ऐतिहासिक कैसे है? ऐतिहासिक इस सेंस में कि इसमें गवर्नर पर ज़बरदस्त सवाल उठाए। यह और बात है कि कोश्यारी अभी गवर्नर नहीं है, लेकिन अगर वो गवर्नर अभी होते स्टेट में तो पूरा अपोजिशन, यानी पूरी जो कांग्रेस है या एनसीपी है या शिवसेना है, वो उनके इस्तीफे की डिमांड कर रही होती। और एक गवर्नर को इस दबाव में सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ता। इस सेंस में ये ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि एक गवर्नर पर सवाल उठा है। और उसके अलावा सवाल ये भी है कि किसी पार्टी में अगर अंतर्कलह है, अगर पार्टी में कुछ डिफरेंसेस हैं, तो इसका पता गवर्नर को कैसे होगा? गवर्नर के पास क्या सबूत हैं कि पार्टी के अंदर अंतर्कलह है? कि किसी भी पार्टी के अंदर अंतर्कलह का क्या सबूत है गवर्नर के पास? गवर्नर ने किस बुनियाद पर फ्लोर टेस्ट के लिए इनवाइट कर लिया? उनके पास क्या सबूत था? सिर्फ ये कि ये शिवसेना के अंदर अंतर्कलह है, ये बात कहाँ से उन तक पहुँच रही थी? ये राजनीतिक फैसला था। फ्लोर टेस्ट का फैसला गवर्नर का संवैधानिक फैसला नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ये फैसला उनका राजनीतिक फैसला था और गवर्नर को राजनीतिक फैसला नहीं करना चाहिए, ये भी रिमार्क दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस तरह से कई मायनों में ये ऐतिहासिक फैसला है। कोर्ट ने ये भी जो व्हीप को लेकर के भी बात कहा, जो उन्होंने व्हीप बनाया था, चूँकि जब उद्धव ठाकरे सीएम उनको नियुक्त किया गया तो पूरी पार्टी ने मिल करके किया था। इस अगर लिखा जाए तो जो उस समय के व्हीप थे, प्रभु थे, उनके अलावा दूसरे जो गोगले उनको उन्होंने व्हीप नियुक्त किया, उसको पे लेकर के कोर्ट ने एक तरह से कहा जाए तो फटकार लगाई है उनको। कोर्ट ने फटकार ज़रूर लगाई है, लेकिन कोर्ट ने स्पीकर पर भी सवाल उठाए हैं कि स्पीकर को किस तरह से नियुक्त किया गया। स्पीकर की नियुक्ति पर भी दोबारा जो शिंदे गुट के जो स्पीकर बनाए गए उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। और स्पीकर बना करके नए तरीके से फिर उनसे फैसला करवाना और तमाम तरह के जो फिर फ्लोर टेस्ट के ज़रिए जो खेल हुआ वो सब ने देखा। और उसके अलावा चूँकि एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि
उद्धव ठाकरे ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस्तीफ़ा क्यों दिया, इसका सुप्रीम कोर्ट को ये पता नहीं कि इस्तीफ़ा उन्होंने अपने निजी कारणों से दिया, उनको अपने स्वास्थ्य के कारणों से दिया, या किस वजह से दिया, ये उन्होंने उसमें कुछ भी अगर वो फ्लोर टेस्ट फेस कर लेते, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर फ्लोर टेस्ट फेस कर लेते और फ्लोर टेस्ट में वो हार जाते तो आज उद्धव ठाकरे जीते हुए होते। वो हार उनकी आज की जीत बिल्कुल होती। ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भविष्य में जो होने वाली, जो अगर कहा जाए कि जो राजनीति के प्लस माइनस जो समीकरण है, उसको समझने में कहीं ना कहीं उन्होंने भूल की, स्ट्रेटजिक भूल है, रणनीतिक भूल आप जो कह रहे हैं वो हो गई। क्योंकि कोर्ट जो कह रहा है कि उनको इस्तीफा, मतलब अगर इस्तीफा दे दिए तो फिर तो सारा खेल ही खत्म हो गया। मतलब जो आप पूरे सीन से खुद को जो है एक तरह से रेस्क्यू कर लिए, बाहर कर लिए। देखिए, अब चूंकि इस्तीफा दे दिया था उद्धव ठाकरे ने, उसके बाद राज्य में कोई सरकार नहीं थी, तो ऐसी ऊहापोह की स्थिति नहीं हो सकती राज्य में। तब राज्यपाल को किसी न किसी को सरकार सौंपना था, सरकार बनवाना था। तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने की स्थिति में सरकार बनाई गई, और सरकार के बिना राज्य चलना मुश्किल होता है। तो उस स्थिति में शिंदे गुट ने सरकार बनाई। अब अंदर का जो खेल है वो सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन सरकार चूंकि इस्तीफे के बाद बनी, इसलिए सरकार अभी बनी हुई है शिंदे की। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रिमार्क दिया, चूंकि सरकार बनी है, सरकार उस स्थिति में बनाई गई जब वहां कोई सरकार नहीं थी, और सरकार बनाना जरूरी था। लेकिन अगर ये फ्लोर टेस्ट के जरिए हार के जरिए सरकार आज बनती तो आज ये सरकार नहीं रहती। यही मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी थोड़ा समझें कि अगर इस्तीफा नहीं दिए होते उद्धव ठाकरे, तो फिर विधानसभा के भीतर के सूरत हाल क्या हो सकते थे, जिसके आधार पे कोर्ट यह बात कह रहा है, और उद्धव ठाकरे को किस तरह से लाभ मिल सकता था? देखिए, जो उद्धव ठाकरे के पार्टी के लोगों को जिस तरह से तोड़ा गया, शिवसेना के, और या किसी कारण से भी वो शिंदे गुट में गए और बीजेपी के साथ क्लोज हुए, ये तमाम चीज़ें जो उस समय चल रही थीं, अगर फ्लोर टेस्ट में ये चीज़ें सामने आ जाती, ये जाहिर हो जाती ये बात कि किस तरह से गुटबाजी रही, वो गुटबाजी साफ फ्लोर पर दिखती वहाँ पर विधानसभा में। उसके बाद वो स्थिति तब की, वो आज सुप्रीम कोर्ट को मजबूती दे रहा होता इस आज के फैसला करने में कि उद्धव सरकार के साथ वो किस तरह से नाइंसाफ़ी हो, या किस तरह से बैकग्राउंड में खेल चल रहा था, और उस खेल के ज़रिए ये गवर्नर ने राजनीतिक फैसला लिया और फ्लोर टेस्ट करवाया। वो सब खेल तो वहीं पे ये भी बात, वहीं जो अभी जो बड़ी बेंच के पास भेजा गया योग्यता का, वहीं पे जो विधायक जो है अगर वो साथ नहीं देते तो अयोग्य भी घोषित कर दिए जाते। जी बिल्कुल, अयोग्य भी घोषित किए जा सकते थे वो उस समय। और चूंकि उसमें खेल, देखिए, स्पीकर का फिर नए सिरे से चुना जाना, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई उस समय। शिंदे गुट ने पहले के स्पीकर को भी हटा के फिर दूसरे स्पीकर अपना चुन लिया। कोर्ट ने जो नसीहतें दी हैं, जो बताए हैं कि स्पीकर से, जो राज्यपाल से गलतियाँ हुई हैं, ये जो नसीहतें हैं, क्या अभी तो अगर देखते हैं हम आए दिन कोई ना कोई जो है हॉर्स ट्रेडिंग या फिर विधानसभाओं के बीच उतार चढ़ाव, इस तरह के बहुत सारे हम खेल देखते रहे हैं। आने वाले टाइम में राजनीतिक दल इससे सीख लेंगे, सबक लेंगे, इसको अगर देखा जाए हाथ जोड़ के इसका अभिवादन करेंगे, या फिर खेल बदस्तूर जारी ही रहेगा? राजनीति का खेल बदस्तूर जारी रहेगा। देखिए, राजनीति फैसले आते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन खेल वही जारी रहता है। हम लोग भी जब से हम लोगों ने होश संभाला, यही देखा कि राजनीति का खेल वैसा ही, बल्कि और राजनीति का खेल गंदा होता जा रहा है। और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग और ये सब चीज़ें हैं, गुटबाजी, ये बदस्तूर जारी रहेंगी। बिल्कुल, ये पहले की भी सरकारों में देखा गया है कि किस तरह से उतार चढ़ाव रहे हैं, सरकारें बदली गई, सरकारें गिराई गई। दूसरी, चलिए इन सब के अलावा हम एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरे एक फैसला रहा है मामले पे दिल्ली सरकार को लेकर के, उसको हम इसमें शामिल करना चाहेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे ये फैसला भी काफ़ी अहम है, क्योंकि यह फैसला जिस तरह से दिया गया है, सबसे बड़ा मसला था कि दिल्ली की सरकार उसके अधिकार क्षेत्र में है क्या। कई बार लोग कहा गया, इवन कि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने एक जगह बयान दिया था एक मर्तबा कि मैं तो यहाँ पे जो मेरी भूमिका है मुख्यमंत्री कम एक बड़े स्तर पे मेयर से ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन क्या आप लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जो सर्विसेज के जो अधिकार हैं वो दिल्ली सरकार के पास होने चाहिए, उसके पास विधायिका है, लिहाजा जो उपराज्यपाल की जो खटपट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
इस फैसले के बाद आप क्या मानते हैं कि दिल्ली सरकार में जो कामकाज रुके ठप होने के जो आरोप केजरीवाल सरकार लगा रहे थे, चाहे अब कोई भी सरकार है, उसकी बाधाएं दूर होंगी और ये दिल्ली की जो एक कहा जाए कि एक भीतरी तौर पे जो एक आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो और मजबूत होगी? बिल्कुल मजबूत होगी और ये केजरीवाल की जीत ही है ये। और केजरीवाल जो सवाल उठाते रहे उसको आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक तरह से मान्यता दे दी है, उसको इंडोर्स कर दिया है। और सवाल जहाँ तक है संवैधानिक मामलों का, संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो किसी भी स्टेट का गवर्नर, चाहे यहाँ एलजी हो या किसी स्टेट का राज्यपाल हो, राज्यपाल खुद फैसला नहीं करता है। राज्यपाल अपनी सरकार यानी उस राज्य की जो सरकार है उसके मशवरे, उसके सलाह मशवरे के बाद यहाँ तो उपराज्यपाल हैं, यहाँ पे उपराज्यपाल है। टेक्निकली अगर बात हो, यहाँ पे उपराज्यपाल को की जो सरकार है, उपराज्यपाल की जो सरकार है, जो केजरीवाल सरकार है, उपराज्यपाल बिना सरकार के सलाह मशवरे के फैसला नहीं कर सकता। उसको जो भी सिग्नेचर करना है या जो किसी भी चीज़ को रोकना है या कुछ करना है, वो सरकार से बिना मशवरा किए वो नहीं कर सकते। और वो जिस तरह से वो यहाँ के उपराज्यपाल खुद से फैसला ले रहे थे, चीज़ों को बिना सरकार से मशवरा किए वो सीधा नकार दे रहे थे, बहुत सारे फैसले ऐसे आए हैं, तो वो सीधा सीधा असंवैधानिक हो रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया। और सीधे यहाँ के उपराज्यपाल को भी एक तरह से लताड़ लगाई है कि आप अपना फैसला नहीं कर सकते, आपकी जो सरकार है आप उसके सलाह मशवरे से ही फैसला लेंगे या कोई भी सिग्नेचर करेंगे। हमारे सहयोगी दूसरे हैं हरिशंकर, जब ये फैसला आया था तो आप इसको लेकर के एक अपनी एक जाहिर कर रहे थे आशंका जी कि अधिकारियों का जो ट्रांसफ़र होगा तो उसमें कई तरह के जो है विवाद भी सामने आ सकते हैं। वो आशंकाएं आप किस आधार पर जाहिर कर, वो क्या आशंकाएं हो? दिल्ली सरकार में जो अधिकारी हैं वो यूटी कैडर के हैं और यूटी कैडर मतलब यहाँ के जो अधिकारी हैं, अगर केजरीवाल जी ने किसी अधिकारी को नियुक्त किया, जैसे परिवहन विभाग में अधिकारी बनाया, तो वो अधिकारी को ट्रांसफ़र करके ये गोवा भी जा सकते हैं, ये चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, ये बाकी दूसरे यूटी कैडर में भी जा सकते हैं। तो कोई भी अधिकारी इनका फिक्स नहीं है और ये समस्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ख़त्म होता नहीं दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एलजी के कहने के सिफारिश पर उनका ट्रांसफ़र दूसरे जगह होगा। एलजी ये कह सकते हैं कि हम ये अधिकारी यहाँ बुलाए जाएं, केजरीवाल, लेकिन जब तक आपस में सहमति नहीं बनेगी एलजी और केजरीवाल जी के बीच, ठीक है एलजी के पास इतना पावर अब पावर नहीं रहा कि वो अधिकारियों का ट्रांसफ़र करे, लेकिन केंद्र तक उनकी बात पहुंचाने का एक ज़रिया तो हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल जी ज़्यादा शुरू से ही यही कहते रहे हैं। विधानसभा में भी उन्होंने कहा कि दिल्ली का बॉस मैं हूं, तो मेरे अधिकार क्षेत्र का फैसला कोई और कैसे ले सकता है। आज उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है और एक तरीके से कहें तो केजरीवाल जी की जीत भी हुई है और उन्होंने कहा भी है। मसला आपसे वही पूछ रहा था जो इन्होंने प्रकाश डाला उस पर कि अधिकारियों की जो तनातनी है और उनके ट्रांसफ़र को लेकर के जो एक सुपरमेसी का खेल है वो तो अभी भी बदस्तूर जारी रह सकता है। अगर लटकाना चाहे, अगर केंद्र सरकार की अगर मंशा की हम बात कर लेते हैं या भी किसी तरह की बात करते तो लटकाने की बात तो वैसे ही लटकाया जा सकता है। मैं हरिशंकर जी की बात से एग्री करता हूँ, इत्तफाक रखता हूँ कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ज़रूर दिया है राज्य सरकार के फेवर में कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या होगा? यूटी कैडर के लोग हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है, वो अगर किसी का तबादला करती है ये राज्य सरकार यानी केजरीवाल की सरकार या दिल्ली सरकार, और अगर मंशा या नियत ठीक नहीं है और ऐसा लगता है, शक है, तो वो यूटी कैडर के लोग हैं, केंद्र सरकार के लोग हैं, उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फिर ब्यूरोक्रेसी में कोई ऐसा बड़ा फेरबदल किया उनका जुरिडिक्शन तय किया जाए, इस पर जुरिस्डिक्शन तय होना अभी बाकी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला फेवर में ज़रूर है केजरीवाल के, लेकिन ये एक वेग सा फैसला लग रहा है। इस पर्सपेक्टिव में जो बात हरिशंकर जी उठा रहे हैं, इस पर फैसला होना, इस पर विचार करना और इस पर किसी कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। ये गवर्नर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और राज्य सरकार मिलकर या तो इसको तय करें या फिर कोर्ट के ज़रिए ही ये मामला तय हो कि भाई ये जो यूटी कैडर के लोग हैं वो फैसला तो उनके ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन फिर उनको
कहीं कार्डर अगर चेंज कर दिया केंद्र सरकार ने तो उसका इसमें एक और लूप होल है कि लैंड दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो डीडीए के पास है, और डीडीए केंद्र सरकार, और उसके लिए कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को एलजी साहब से बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के पास बिरले ही जाते हैं और केंद्र से उनकी कितनी दूरियां रही हैं ये जाहिर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एलजी वर्सेस केजरीवाल जो हम इतने दिनों से देखते आ रहे हैं उस पर विराम लगता मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके अपने तेवर हैं। आज हालांकि उन्होंने अभी कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले उन्होंने कहा है कि हमारा जो काम का गति है वो और तेज़ी से हम आगे काम को बढ़ाएंगे, लेकिन काम को कितना बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप स्कूल कॉलेज खोलने की बात करते हैं जिसमें आप सफल नहीं हो पाए हैं, आपने जितना वादा किया था उसका 1/4 स्कूल भी दिल्ली में नहीं खोला है, लेकिन ज़मीन के लिए, स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, ज़मीन के लिए आपको पास डीडीए के पास जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जो लबो लोआब खालिद साहब आपसे और हरिशंकर जो मुझे समझ में आ रहा है और हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि अभी कोर्ट का ये जो फैसला है नो डाउट एक तरह से अलग है, पाथ ब्रेकिंग है, लेकिन इसमें बहुत सारे अभी कंस्ट्रेंट जो है, हर्डल्स जो है वो भी इसमें कायम है और उनको भी दूर करना, एड्रेस करने की अभी आने वाले टाइम में ज़रूरत होगी। लेकिन अगर कहा जाए तो इस झगड़े में एक तरह से एक दिशा देने की जो है कोशिश है और इस सुप्रीम कोर्ट उसमें आगे उसके दिशा को लेकर के जो गुहार लगाएगी उसमें आगे बढ़ा भी है और उससे एक रास्ता भी निकलेगा। साथ ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करें तो अभी वहाँ भी खेल जो है आगे देखने को मिलेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।